जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसे वैज्ञानिकों को याद कर रहे हैं जिन्हें मिला अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार। बल्कि जिस महिला वैज्ञानिक की याद आज के इस कार्यक्रम में है उसे तो दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है और इस परिवार का नाम नोबेल पुरस्कार के रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है। 7 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैरी क्यूरी की। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी एक ऐसे पति पत्नी जिन्होंने तकरीबन 125 साल पहले एक ऐसी खोज की जिससे कैंसर के मरीजों के इलाज का रास्ता खुल गया। ये वो दौर था जब इस तरह की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी और ये जो खोज है ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी मैरी क्यूरी की और उसके बाद दास्तान होगी सर CV रमन की। उनका भी जन्मदिन 7 नवंबर को ही होता है। 7 नवंबर 1868 को वारसा में जन्म हुआ था मैरी क्यूरी का। ये उस समय रूस का हिस्सा था। मैरी क्यूरी के माता पिता मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाया करते थे और शिक्षकों के परिवार से ताल्लुक होने की वजह से मैरी को भी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रही और हायर एजुकेशन के लिए वो चली आई पेरिस, जहां उनकी मुलाकात फ्रांस के एक बहुत ही मशहूर फिजिसिस्ट पियरे क्यूरी से हुई। पियरे क्यूरी ने मैरी को अपनी लैब में काम करने की इजाजत दे दी और मैरी क्यूरी साल के हर दिन लैब में काम किया करती थीं। एक साथ काम करते करते मैरी और पियरे क्यूरी को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने यह तय किया कि अपनी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। 26 जुलाई 1895 को ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद भी मैरी अपना ज्यादातर वक्त लैब में गुजारा करती थीं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। दरअसल 21 दिसंबर 1898 को मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये दोनों अपनी लैब में काम कर रहे थे और 3 साल 9 महीने से लगातार काम कर रहे थे। आखिर एक दिन उन्हें पीच ब्लेंड के शुद्ध किए हुए अंश चमकते हुए नजर आए। ठीक वैसे ही ये चमक रहे थे जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं। अपने पूरे सौंदर्य सहित रेडियम आज मानव की पकड़ में आ गया था। मैरी और पियरे क्यूरी ने इसे नापकर देखा और इसका जो परमाणु भार है वो आया 226। अपनी इस रिसर्च के दौरान मैरी क्यूरी ने पिच ब्लेंड नाम के तत्व से यूरेनियम को अलग किया। इस प्रक्रिया के बाद उन्हें लगा कि अभी भी एक और रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद है। मैडम क्यूरी ने अपनी कल्पना को सच साबित करने के लिए काफी मात्रा में पिच ब्लेंड को रिफाइन किया। आखिर उन्हें कामयाबी मिल गई जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। बहुत कम मात्रा में ही सही, लेकिन उन्हें एक नया तत्व प्राप्त हुआ जिसे रेडियम का नाम दिया गया। यूरेनियम के 1 टन अयस्क में केवल 0.14 ग्राम रेडियम निकला करता था। ये चमकने वाली एक धातु थी जो नमक की तरह नजर आती थी। इससे किरणें निकलती थीं। ये यूरेनियम का अयस्क है जो तब मिलता है जब यूरेनियम का शुद्धिकरण होता है। इससे कैंसर के इलाज का रास्ता साफ हुआ। इसका इस्तेमाल एरोप्लेन्स के स्विच, घड़ी के डायल, न्यूक्लियर पैनल, मंजन, बालों की क्रीम सहित बहुत सारी चीजों पर किया जाने लगा। लेकिन इसका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ने की बात जब पता चली तो इसका इस्तेमाल बंद हो गया। 19वीं सदी में मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसमें बीमारियों को ठीक करने की खूबी है। इसमें निकलने वाली गामा रेज कैंसर के इलाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। रिसर्च में पाया गया कि रेडियम से जुड़ी थेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज किया जा सकता है और इसकी वजह है रेडियम से निकलने वाला रेडिएशन जो कैंसर की सेल्स को खत्म करता है
और इस तरह से कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल नहीं सकता। कई मरीजों को रेडॉन की मदद से रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। रेडॉन वो गैस है जो रेडियम के विघटित होने पर पैदा होती है। सालों तक इस रेडियो एक्टिव पदार्थ पर प्रयोग होते रहे हैं और कई नई बातें सामने आई हैं। 2006 में जर्मनी में रेडियम 224 को क्लोराइड के इंजेक्शन के साथ मिलाकर गठिया के लिए एक दवा भी तैयार की गई। मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला वैज्ञानिक हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 2 अलग-अलग धाराओं में नोबेल जीता, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए भी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जैसा कि हमने आपको बताया, रेडियो एक्टिविटी की खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों ने मिलकर की थी और सन 1903 में इस बात के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पुरस्कार मिलने के 1 साल के बाद मैरी क्यूरी के पति पियरे क्यूरी का एक दुर्घटना में निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद मैरी क्यूरी लगातार काम करती रहीं। काम के प्रति उनका जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। 8 साल बाद उन्हें एक बार फिर से नोबेल प्राइज से नवाजा गया। पेरिस यूनिवर्सिटी में पहली महिला प्रोफेसर बनी मैडम क्यूरी को सन 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए दूसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां ये भी जिक्र करना जरूरी है कि इस तत्व की खोज की वजह से ही मैरी क्यूरी की जान भी चली गई थी। दरअसल मैरी ने अपना बहुत सारा समय एक्सरे रेडियोग्राफी के विकास में लगाया था। उस दौरान वो अपना ज्यादातर समय रेडियो एक्टिविटी के मेडिकल फील्ड में बिताती थीं, जो उनकी मौत का कारण बना। रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से मैरी क्यूरी एप्लेस्टिक एनीमिया की शिकार हो गई थीं और 4 जुलाई 1931 को उनकी मौत हो गई थी। एकमात्र ऐसी महिला जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला, 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा पहले पति पत्नी जिन्होंने एक साथ नोबेल पुरस्कार जीता, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। इसके अलावा एक और अनोखा रिकॉर्ड ये है कि 1955 में मैरी क्यूरी की बेटी आयरीन ने भी नोबेल पुरस्कार जीता। इस तरह से मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिनकी बेटी ने भी नोबेल पुरस्कार जीता और उनके पति ने भी नोबेल पुरस्कार जीता। इतने सारे कारनामे, इतनी बड़ी महिला वैज्ञानिक, 7 नवंबर उनका जन्मदिन, हम उनकी याद को नमन करते हैं। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली, बनके सबा, बावे वफा में, रहे न रहे हम। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक की बात आज हम कर रहे हैं और भारत के लिए वो वैज्ञानिक गौरव का विषय हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। 28 फरवरी 1928 को एक जरूरी खोज उन्होंने की थी। किसी भी पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का बर्ताव बदल जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिस दिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर रामानाथन अय्यर। वो विशाखापत्तनम के एक कॉलेज में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चरर थे और सर सीवी रमन की मां का नाम था पार्वती अम्मल। सीवी रमन बचपन से ही बहुत होशियार थे। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें एक छात्रवृत्ति मिली और मैट्रिक और 12वीं कक्षा की परीक्षा उन्होंने पास की। 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। 1904 में वहां से ग्रेजुएट हुए और वहां के इकलौते छात्र थे जो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन करके निकले थे। इसके बाद उन्होंने वहीं से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सारे रिकॉर्ड तोड़े और आगे बढ़ गए। आगे चलकर सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1907 में
वो सहायक महालेखाकार बन गए थे, लेकिन खाली समय में वो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज के लिए रिसर्च करने के लिए प्रयोगशाला में चले गए थे। उन्होंने अपनी बहुत ही सीमित प्रयोगशाला में ढेर सारे काम किए और उनके जो रिसर्च थे वो नेचर, द फिलोसॉफिकल मैगजीन और फिजिक्स रिव्यू में पब्लिश भी हुए। सन 1917 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में वो फिजिक्स के पहले पालित प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए। 1933 से 1948 तक बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में वो प्रोफेसर बन गए और 1948 से वो रमन अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने थे। 1926 में सर सीवी रमन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की थी। दरअसल सन 1922 में सर सीवी रमन ने प्रकाश के आणविक विवर्तन पर अपना काम प्रकाशित किया था, जिसके कारण 28 फरवरी 1928 को विकिरण प्रभाव की उनकी अंतिम खोज हुई और इसके लिए 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1948 में सर सीवी रमन ने क्रिस्टल गतिकी की मूलभूत समस्याओं का अध्ययन किया, हीरे के स्ट्रक्चर का अध्ययन किया और इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण पदार्थों जैसे कि मोती, एगेट और ओपल के इंद्रधनुषी पदार्थों की संरचना और प्रकाश के व्यवहार से संबंधित उनकी खोज काफी चर्चित रही है। रमन इफेक्ट जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित सिद्धांत की खोज के लिए जाना जाता है। दरअसल सर सीवी रमन की ये जो खोज है इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पहली बार सर सीवी रमन ने ही ये बताया था कि आसमान का रंग नीला क्यों है। इसके बाद उन्होंने समुद्र के पानी के नीले रंग के बारे में बताया था। एक बार सन 1921 में सर सीवी रमन जहाज से ब्रिटेन जा रहे थे। जहाज की डेक से उन्होंने पानी के सुंदर नीले रंग को देखा। उस समय से उनको समुद्र के पानी के नीले रंग पर रेली की व्याख्या पर शक होने लगा। जब वो सितंबर 1921 में वापस भारत आने लगे तो अपने साथ कुछ उपकरण लेकर आए। उन्होंने इसकी मदद से आसमान और समुद्र का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि समुद्र भी सूर्य के प्रकाश को बांटता है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी नीले रंग का दिखाई देता है। जब वो अपनी लैब में वापस आए तो रमन और उनके छात्रों ने मिलकर प्रकाश के बिखरने या प्रकाश के कई रंग में बंटने के इस बर्ताव पर रिसर्च की। उन्होंने ठोस, द्रव्य और गैस में प्रकाश के विभाजन पर शोध जारी रखा और आगे चलकर यही रमन इफेक्ट बना। रमन इफेक्ट बताता है कि जब प्रकाश को किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजारा जाता है तो प्रकाश की वेवलेंथ में बदलाव हो जाता है। यानी जब प्रकाश की एक तरंग एक द्रव्य से निकलती है तो इस प्रकाश तरंग का कुछ भाग एक ऐसी दिशा में फैल जाता है जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन से एकदम अलग है। प्रकाश के क्षेत्र में उनके इसी काम की वजह से 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। आज भी इसका इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दुनिया भर की केमिकल लैब्स में होता है। इसकी मदद से पदार्थों की पहचान की जाती है। मेडिसिन के क्षेत्र में कोशिकाओं और उनके ऊतकों पर शोध के लिए और कैंसर का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने के पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही योगदान था। सर सीवी रमन एक बेमिसाल प्रतिभा के धनी थे और उनके नाम बहुत सारी उपलब्धियां दर्ज हैं। हम आपको बता दें कि 1930 में पहली बार उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता और ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। 1943 में उन्होंने बेंगलोर के पास रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और 1954 में सर सीवी रमन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1957 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो रमन इफेक्ट की खोज उन्होंने की थी, जिस दिन की थी वो था 28 फरवरी का दिन। भारत में ये दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। जिज्ञासा में आज हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की बातें की जिनकी याद का दिन होता है 7 नवंबर को। इसका मकसद ये है कि हम अपने भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करें, अंधविश्वासों से दूर जाएं और जिंदगी को विज्ञान के ज्यादा नजदीक लेकर आएं। यही है जिज्ञासा कार्यक्रम का मकसद, क्योंकि जिज्ञासा है ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख और संपादन यूनुस खान का और प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते रहिए ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा।